और कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आपको पता है कि हम लोग इस समय व्याकरण पढ़ रहे हैं, एक नए पैटर्न पर, नई शिक्षण पद्धति पर, चार्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर को एकदम एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे जुड़ते हैं अपने चार्ट से। आज हम लोगों का टॉपिक है शब्द। हम पढ़ चुके हैं क्या पता है? वर्ण। वर्ण का स्वर और व्यंजन वीडियो आ चुका है। अगर आपने उसको देखा, अब वर्ण के आगे फिर क्या आना चाहिए? शब्द आना चाहिए। शब्द क्या है? देखो मैंने एक चार्ट, इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिए, थोड़ा आप देख लीजिए इसको कायदे से। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है तो अच्छे से समझना है, ज़्यादा नाच गाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ये पहली बात तो ये, अगर चार्ट को आपने समझ लिया तो चाहे आप बीएड, टेट, पेट, आरओ, एसआई, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी आती है, और शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा हो जिसमें हिंदी ना आती हो, तो आपको इसमें से सारा प्रश्न मिलने वाला है और फिर इसके अलग अलग पार्ट के वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो पहले हम समझ लें शब्द क्या है। शब्द है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। देखो शब्द तो आप जान ही रहे हो, अगर कोई लिख दे, उल्टा पुल्टा शब्द लिख दे तभी बन जाएगा, लेकिन वो शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वर्णों का समूह जो क्या हो? सार्थक हो, यानी कि वो एक सही अर्थ दे रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। दूसरी बात और बता दें, एक जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो जानते होंगे कि यदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इसीलिए वहां पर पद विन्यास पढ़ाया जाता है। हम भी पढ़ाने वाले हैं आपको पद विन्यास। इस तरह एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार पीजीटी 2018 कि शब्द कितने प्रकार का होता है, यानी कि शब्द का विभाजन कितने आधार पर हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों ने 5 लगाया, क्योंकि इसके जो 10-5 साल पहले की किताबें उनमें 5 आ भी रहा था। तो लेकिन नहीं, विकल्प आपका सही था। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलो हम लोग एक एक शब्द की एक एक चीज समझते हैं। पहला है स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। कैसे? चलो देखते हैं क्या क्या स्रोत है हमारे पास। क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदी कहाँ से निकल के आई थी? अभ्रंश से। अभ्रंश कहाँ से? वही पाली प्राकृत संस्कृत शब्द होते हुए, तो उसी के आधार पर हमारे स्रोत हैं। तो पहला है उसका प्रकार तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम। तत्सम का मतलब जानते हो क्या होता है? ठीक वैसा ही, के समान जिसको बोलते हैं। तत्सम का अर्थ होता है के समान, यानी कि ये वो शब्द थे जो संस्कृत भाषा के थे और अपना बिना रूप बदले ज्यों के त्यों, यानी कि संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। वे शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे घृत। घृत को हम लोग धीरे धीरे क्या कर दिए? घी। गृह। गृह को हम लोग धीरे धीरे क्या कर दिए? घर। तो ऐसे शब्द क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। और इस पर एक अलग से आपको इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द का हम वीडियो बना के देंगे और एक एक अर्थ बताएंगे। तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है से उत्पन्न, यानी कि जो शब्द सीधे संस्कृत से नहीं आए ना, संस्कृत के बाद वो पाल, प्राकृत, अपभ्रंश की यात्रा करते हुए आए। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो शब्द संस्कृत के थे और उनका रूप बिगड़ गया और वो हिंदी में आए, वो क्या कहलाए? तद्भव। तद्भव का अर्थ देखो मैंने लिख भी दिया है, से उत्पन्न। बात समझ में आ गई? जैसे एक शब्द है अग्नि। अग्नि शब्द संस्कृत काव्यों में, संस्कृत रचनाओं में है, और वो बाद में इसमें गिरावट आई। अभ्रंश का मतलब हम बता चुके, अभ्रंश वाला वीडियो देखिएगा। अग्नि हुआ और अग्नि से हिंदी में आते आते क्या हो गया? आग हो गया। तो ये आग सीधे नहीं आया है, ये कहाँ से आया? यात्रा करके आया, बेचारा टूटता थका हारा। अग्नि, अग्नि, आग, ऐसे था कार्य, फिर कम हुआ, फिर काज हो गया, ऐसे कर्म, कम, कज, इस तरीके से जो चेंज होते होते काज आ गया था। अब दूसरा, अब ये समझ में आ गया होगा। तत्सम क्या है? जो सीधे संस्कृत से आए। तद्भव क्या है? जो उससे बिगड़कर यात्रा करते हुए आए, वो क्या कहलाए? हालांकि आप लोगों को इतने बताया जाता है कि जो संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव, लेकिन वो सही नहीं है। सही बात यह कि जो सीधे संस्कृत से नहीं ऐसे आए। फिर अगला प्रकार है देशज। देशज का मतलब होता है देसी। क्या मतलब होता है? देसी शब्द, यानी कि जिनकी व्युत्पत्ति, जिनका कोई स्रोत पता नहीं है, इतिहास पता नहीं है, वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
आम बोलचाल, जैसे हम लोग ने चलिए थे, मारा थप्पड़, लप्पड़, इन शब्दों का कोई इतिहास नहीं है। ये पता ही नहीं कर पाओगे कि इस भाषा के शब्द हैं, वे क्या हैं। ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आम बोलचाल की भाषा से गढ़े हुए शब्द हैं। अलग अलग क्षेत्र में, आपका क्षेत्र जो होगा, हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में अलग शब्द हैं। झुग्गी, झोपड़ी, लोटा, थप्पड़, लुच्चा, टुच्चा, ये सारे शब्द क्या हैं? इनका कोई स्रोत है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? देसी, जैसे डोंगा, जिसमें सब्जी परसी जाती, टेंट वाले में बैठ कर खाते हो, वो है डोंगा। संकर शब्द, संकर शब्द जानते हो क्या होते हैं? संकर का मतलब है होता है कि जैसे किसी, आजकल आप लोग कुत्ते देख रहे हो ना, भेड़ से पैदा हुए, शेर से पैदा, इस तरीके से, यानी कि पिता दो जातियों के अलग अलग। वैसे ही संकर शब्द होता है दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या है? दो भिन्न भाषाएं। जैसे कोई शब्द ऐसा बना, रेलगाड़ी लिख दिया, देखो लिखा भी है, इसमें रेल यात्री लिखा है, तो रेल अलग भाषा का शब्द है, यात्री अलग भाषा का शब्द है, लेकिन इनको मिलाकर क्या बना दिया गया? एक शब्द। क्या हो गया? रेल यात्री। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? संस्कृत शब्द। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जब आपका शब्द तोड़ने पर अलग अलग भाषा का शब्द निकल जाए, फिर वो सार्थक हो जाए जोड़ने पर, वो शब्द संकर शब्द कहलाएगा। जैसे शब्द होता है बीमा पॉलिसी, बीमा अलग है, पॉलिसी अलग है। वर्षगांठ, वर्ष अलग है, गांठ अलग भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। ठीक, ऐसे समझ लो कि माँ अलग जाति की, पिता अलग जाति का, शादी हो गई जो आप लोग कर रहे हो आजकल, उनसे जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? संकर वर्ण, संकर वर्ण कहलाएंगे। ऐसे फिर अगला प्रकार है विदेशी। विदेशी को कहते हैं आगत हुए। देखो, हिंदी हमारी बड़ी ज़बरदस्त भाषा है, वो दुनिया की सारी भाषाओं के शब्दों को अपने हिसाब से मोड़ के, उनका गला पकड़ के टेटुआ अपने हिसाब से प्रयोग कर लेती है, अपने हिसाब से अर्थ निकलवाती है, तो वो हो जाते हैं आगत शब्द। अब इनमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बड़ा रोचक है, एक कथाक्रम में हमने शब्दों को सजाया है। कल वीडियो बनाएंगे कि चीनी शब्द कौन है, अरबी कौन है, उर्दू कौन है, फ्रांसीसी कौन है, पुर्तगाली कौन है ना। ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बड़ा रोचक है। जो अगला शब्द आता है, शब्द का भेद है रचना या बनावट के आधार पर, यानी कि उसकी रचना कैसे हुई, उसकी बनावट का आधार क्या है। तो इस तरह देखा जाए, ये भी पूछ लेता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका बच्चा 3 प्रकार है। हमने थोड़ा आपको और डीप बता दिया कि मूल, यानी कि जो रूढ़ शब्द हैं, और व्युत्पन्न शब्द, यानी कि जो सृजित हुए हैं उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। तो 1, 2 और 3, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए, थोड़ा और डीप ले चलने के लिए बताया। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। रचना में भी 3 अक्षर और इसके भी 3 प्रकार। तो पहला प्रकार है मूल, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द तो बड़ा आसान है, ऐसे शब्द जिन शब्दों को अगर आप तोड़ें तो उनके सार्थक खंड ना हो, कोई अर्थ ना हो, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। जैसे देखो, कोई पंखा लगा, पंखा को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पंख और खा, ये कोई सार्थक खंड नहीं होंगे। जब किसी शब्द के सार्थक खंड ना हो तो वो क्या कहलाएगा? मूल या रूढ़। जैसे कुर्सी, कु और सी हो जाएगा, मेज, में और जा बचेगा, रोटी, तो इसके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। चलिए आप लोग भाई थोड़ा पानी पी लो, मुस्कुरा लो, 1 सेकंड का ब्रेक दे रहा। क्लियर? पानी पी लिए? फिर से इधर यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखो, यौगिक को थोड़ा, इसी को मित्र ठीक से पढ़ो। योग, योग आ रहा, योग का मतलब है मेल जोड़, यानी कि 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। इनके कुछ फीचर जान लो। ये यौगिक कैसे होते हैं? 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। इनके जब खंड करेंगे तो सार्थक हो जाएंगे। और इन शब्दों की रचना कैसे होती, मैं पहले बता चुका हूं यहाँ पर कि या तो ये रूढ़ शब्दों में उपसर्ग लगा के बनते हैं, और या फिर ये रूढ़ शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे हमने आपको एक शब्द बताया नम्र, नम्र में हमने ता लगा दिया प्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा? नम्रता। क्या हो जाएगा? नम्रता। जैसे जीवन, जीवन में हमने लगा दिया आ, तो क्या हो जाएगा? आजीवन। ऐसे 2 अलग अलग शब्द भी हैं। प्रधान मंत्री,
प्रधान भी सार्थक है, मंत्री भी सार्थक है, लेकिन जब एक में जोड़ दिए तो प्रधानमंत्री हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? यौगिक। यौगिक के फीचर ये हैं कि सार्थक खंड हों, क्लियर, और उनका उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर रूढ़ शब्दों में निर्माण होता है। तीसरा इसका प्रकार है रूढ़। योग रूढ़। अब देखो इसी शब्द को देखो तो कोई किताब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। योग हो यानी कि पहले वो क्या हो? यौगिक हो, और यौगिक होने के बाद, यौगिक तो अपना अर्थ देता है, लेकिन ये योग भी होगा और फिर रूढ़ हो जाएगा किसी के लिए, परंपरागत। बात समझ में आ रही? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। यौगिक माने कि जो मिलकर बनता है, लेकिन वो वही अर्थ लेता है जो होता है। यहाँ पर क्या है? यौगिक तो होगा ही, योग फिर रूढ़ हो जा रहा है, यानी कि फिर ये जो अपना अर्थ है उसे छोड़ दे रहा है और एक परंपरा में चलित कोई तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। इसकी मैंने व्याख्या की, यही आपकी समझ आ जाना चाहिए। लेकिन आप समझ लो इसके फीचर, ये यौगिक होते हैं, वो मैंने बताया यौगिक होते हैं, परंपरा से प्रचलित विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, यानी कि कोई जो उनका अर्थ वो नहीं लेते हैं, कोई दूसरा अर्थ ले लेते हैं, और इनका अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, ये सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है पंकज। पंकज का सही अर्थ तो है पंक और जा। पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म तो वहाँ घोंगा भी होता है, मछलियाँ भी होती हैं, तमाम घासें होती हैं, क्या उन सबको पंकज कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। पंकज शब्द से ही दिमाग में क्या घूमता है? कमल। तो ये क्या कहलाएगा? पहले तो ये योग हुआ, किसका? पंक प्लस जा। अब ये रूढ़ किसके लिए हो गया? कमल के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? योग रूढ़। पहले योग हो फिर रूढ़ हो जाए। लंबोदर, लंबा उदर। अब लंबा है पेट जिसका, ये वो अर्थ नहीं ले रहा है जैसे हमको कोई लंबोदर नहीं कहेगा ना, ये गणेश का नाम आ जाता है। चक्रपाण, वीणापण, यानी कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब क्या हो जाएंगे? योग रूढ़। अब इस पर भी अलग से एक वीडियो आपको हम देंगे कि कैसे शब्द हैं, वो एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। अगला हमारा प्रकार है व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। देखो कहीं कहीं किताबों में इसी को प्रयोग के आधार पर मान लिया, लेकिन अगर बहुत पिछली किताबें जो है अच्छी ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें प्रयोग के आधार पर अर्थ दूसरा दिया था, लेकिन अब यही 4 माना गया तो इसी को आप संभाल लीजिए। तो व्याकरणिक प्राकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आप बताइए? 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब है जिनमें परिवर्तन हो सके। कैसा परिवर्तन? ठंडी गर्मी वर्षा वाला नहीं है, न धोखेबाज वाला। परिवर्तन इसमें है लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनका अर्थ बदल जाता है। वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आपको बड़ा लग रहा होगा ये तो पूरी हिंदी हो गई इसमें। हाँ वाकई पूरी हिंदी हो गई। संज्ञा पर अलग वीडियो बनाएंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस पर पूरा अलग वीडियो रहेगा। सर्वनाम पर अलग वीडियो रहेगा, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। 6 भेद होते हैं, ये अलग रहेगा। विशेषण पर अलग वीडियो रहेगा, जो इन दोनों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो इसमें पढ़ाना शब्द क्या है? क्रिया है। लेकिन ये सब अलग अलग चैप्टर हैं स्वतंत्र, इनका अलग अलग वीडियो रहेगा। एक अगला वर्ड आता है, प्रकार है उसका अविकारी। अविकारी शब्द जो कभी अपना स्वरूप चेंज नहीं करते, वो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं चलता हूँ, चलना क्रिया है। कैसे चलता हूँ? धीरे धीरे कि जोर जोर। तो वो सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया जोर या लिख दिया धीरे, तो जोर जोर पढ़ाते हैं, तो जोरो जोरो नहीं होगा, जोरी जोरी नहीं होगा। यानी कि इन शब्दों का लिंग वचन कारक के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता है। संबंध बोधक, संबंध बोधक वे शब्द, अब देखो इसको शब्द पढ़ा करो यार, इसमें अर्थ पूरा लिखा है। संबंध का ज्ञान कराने वाले, संबंध बोधक यानी कि जो संबंधों का ज्ञान कराएं। जैसे जीवन भर प्रयास करना चाहिए लक्ष्य के लिए, है ना। इसे लिखा है मेहनत के साथ दुआएं भी लेनी चाहिए। ऐसे के पहले, है ना, समय के पहले, के बिना
ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक। अगला इसका प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय शब्द से अब मैथ पढ़े होगे ना, सेट थ्योरी वाला, वही वाला है कि जो दो शब्दों या वाक्यों, किसको? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। ध्यान में रखना, और, किंतु, परंतु, है ना। हम पढ़ा रहे थे किंतु, लाइट चली गई, अब लाइट चलेगी तो हम क्या करें? तो ये कैसे शब्द हैं? समुच्चय बोधक हैं। विस्मयाद बोधक आप लोग बहुत बढ़िया जानते हो, आजकल यही बोलते हो दिन भर, सॉरी, एक्सक्यूज, विस्मयाद। ऐसे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़े एलास, आई होप, नार होप, नार हेल्थ, नार पीस। ऐसे हिंदी में होता है ओह, अरे, उफ, शाबाश। ये सारे शब्द कैसे हैं? ये विस्मयादि बोधक हैं। और एक अंतिम शब्द का विभाजन है अर्थ के आधार पर। ये पूरी व्याकरण ही हो गई एक प्रकार से, क्योंकि हर चीज शब्द से ही तो बनती है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं एकार्थी। कैसे होते हैं? एकार्थी। थक गए? थोड़ा एंजॉय कर लो भाई, कैसे पढ़ना चाहिए इस पे विचार कर लो। चलिए ठीक है, इधर देखो भाई, एकार्थी का मतलब जानते हो? इसी शब्द को तोड़ के शब्द सीखो। एक अर्थी, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, वो क्या कहलाएंगे? एक अर्थी। यानी कि जिनका वाच्यार्थ एक हो, वो जैसा बोला जाए वैसा ही समझा जाए, वो एक अर्थी। जैसे हमने कहा छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र का अर्थ यहां पर अब दो नहीं हो सकता। छात्र का मतलब स्टूडेंट। हमने कहा अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते, उसका मतलब केवल घमंड है। ऐसे ही अभिनेता, अभिनेता का अर्थ केवल और केवल एक होगा, जो मंच पर अभिनय करता हो, अभिनेता। लेकिन अब देखो एकार्थी के जस्ट उल्टा आ गया, अनेकार्थी। यानी कि ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है और वो प्रसंग के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने लिखा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। कनक शब्द एक है, लेकिन इसका प्रसंग के अनुसार खाने के संदर्भ में धतूरा और पाने के अर्थ में सोना, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अनेकार्थी। लेकिन पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखना, दोनों का मामला अलग है। कल का मतलब मशीन, कल पुर्जे, कल युग, कल आएंगे, इसके अर्थ बदल जा रहे हैं। तीसरा एक भेद है, देखो कुछ भी कठिन नहीं है, केवल शब्द पे गौर करो। शब्द बोलता है, क्या करता है? शब्द बोलता है कि मैं ऐसे ही मिलूंगा आपको। समरूपी भिन्नार्थक। अब देखो इसका ऐसे समझ लो, रटना नहीं है। समरूपी, जिनका रूप कैसा है, बाह्य बनावट कैसी है, एक जैसी है, लेकिन इनका भिन्न है अर्थ। भिन्नार्थक का मतलब क्या हो गया? अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी कि देखने में वो एक जैसे हैं, उच्चारण एक जैसा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग। जैसे कि अंश, अंश ये लिख के आता है, हर परीक्षा में आता है। तो अंश का मतलब क्या होता है? भाग। कहे भैया हमारा इसमें कोई अंश है कि नहीं है, तो वही अंश का मतलब भाग। और एक अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। जैसे दूसरा शब्द बड़ा चर्चित है यार, आप लोग सब लोग जानते होंगे, बदन और वदन। लेकिन इसका जब अर्थ पूछा जाता तो परीक्षा में हो जाता है कन्फ्यूजन। तो परीक्षा में ना हो कन्फ्यूजन, इसलिए एक चीज़ याद रखो, एक टैबलेट आती थी बदन दर्द, कोई भी टैबलेट वदन दर्द की नहीं आती है, क्योंकि वदन का मतलब सिर्फ इतना होता है मुंह। गज वदन, जिनका मुंह कैसा है? हाथी वाला है, तो वो गज वदन है, ना कि गज बदन है। और बदन दर्द होता है, इसको ऐसे लॉजिक से याद कर लो, बदन दर्द। तो बदन का मतलब शरीर और वदन का मतलब मुंह, इसलिए वाद्य यंत्र होता है। तीसरा एक भेद है पर्यायवाची शब्द। कक्षा 6 से पढ़ रहे हो तुम भी, तुम्हारे बाबा तक पढ़े पर्यायवाची। तो पर्याय का मतलब एक शब्द और वैसा ही लगभग कमोवेश अर्थ देने वाला शब्द। जैसे गंगा के पर्यायवाची, रात के पर्यायवाची आप लोगों ने खूब याद किया होगा ना, दिन के याद किया होगा, दिन, दिवा, दिवस, वासर। इस तरीके से गंगा के भागीरथी, एक पर्यायवाची याद कर लो विष्णुपदी, है ना। जैसे यमुना का है अर्कजा, क्योंकि अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इस तरह कठिन कठिन पर्यायवाची याद कर लो। और इसका अंतिम भेद है विपरीतार्थक। विपरीत है अर्थ, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोग कक्षा 1 से ही पढ़ रहे हो। रात, दिन, राजा का क्या होगा?
रानी नहीं होता है, राजा का रंक होता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि अगर आपने इस शब्द को समझ लिया तो आपकी आधी व्याकरण हो गई। देखो भैया, लगातार बोलते बोलते 20 मिनट यार गला दर्द कर गया, मैं थोड़ा पानी पीने चला गया। तो चलो फिर से हम लोग बात करते हैं आज। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ गया ना शब्द? मैंने शब्द ही तो व्याकरण है। एक एक चीज मैंने बताई और आगे आपको एक एक से संबंधित वीडियो आने वाला है, पूरा समझ में आ गया होगा। और एक काम करो, इसको ठीक से पढ़ लो। हम सब्सक्राइब और लाइक की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। अगर आप इसको समझ लोगे और परीक्षा में प्रश्न आपका क्लिक करके सही हो जाएगा, वही मेरी सार्थकता है। और अगर आपकी समझ में आ गया है तो जानते हो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे शेयर कर देना चाहिए। जैसे हमको क्या किसी से पैसा ले रहे हैं, केवल ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा करिए। प्रिय छात्रों, एक बात और बता दें, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इस पे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं जिसको मैं पहले बना दूं। और आपने अगर समझ लिया है तो बहुत बढ़िया है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने लक्ष्य को पाइए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, ठीक से समझिए और दूसरों के लिए इसको शेयर कर दीजिए। ज्ञान अपने तक नहीं रखना चाहिए, है ना? हाँ, अच्छे से समझो, पढ़ो, मस्त रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।